नमस्कार दोस्तों, भारत स्टडी में स्वागत है। हम लोगों ने जनरल साइंस का पार्ट 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में पहला यूनिट में हम लोगों ने ब्लड पढ़ा, दूसरा यूनिट में हम लोगों ने ह्यूमन ग्लैंड एंड तीसरा यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा साइटोलॉजी, कोशिका के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न एंड क्रोमोसोम। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सेल डिवीज़न का एनिमेशन है, जिसमें कि ये जीव द्रव है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे बोलते हैं कैरियोकिनेस। इस डिवीज़न को, न्यूक्लियस के टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकिनेस। और जो जीव द्रव होगा अलग, पूरा सेल अलग हो जाएगा, उसे बोलेंगे साइटोकिनेस। ये जीव द्रव जब टूटेगा तो ओके। तो इस तरह से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न एंड क्रोमोसोम यूनिट 4। तो इस सेल डिवीज़न होता क्या है, इसके बारे में सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाउ नामक वैज्ञानिक ने कहा। कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ाई किया, मतलब अध्ययन किया, और उसे इलेबोरेट करके बताया कि यह कोशिका का दो भाग इसमें लेते हैं, जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव भाग लेते हैं कोशिका विभाजन में। ओके, तो केंद्रक में जो कोशिका होते हैं, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होते हैं न्यूक्लियस, वो जब न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, उस दो न्यूक्लियस बनने के प्रोसेस को, जो टूटेगा एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकिनेस। क्या बोलते हैं? कैरियोकिनेस। और दूसरा जो जीव द्रव भी टूट के अलग होगा, उसे बोलते हैं साइटोकिनेस। इस तरह से सेल डिवीज़न का जो टाइप होता है, मेनली 3 प्रकार का सेल डिवीज़न होता है, कोशिका विभाजन। जिसमें पहला आ जाता है आपका माइटोसिस प्रोसेस, जिसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन, या इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं, या इनडायरेक्ट डिवीज़न बोलते हैं। और दूसरा आता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी का दूसरा नाम है रिडक्शनल सेल डिवीज़न या रिप्रोडक्शनल सेल डिवीज़न। इसलिए इसको बोलते हैं कि यह रिप्रोडक्टिव और मतलब सेल में होता है। तीसरा होता है एमाइटोसिस, जिसे बोलते हैं असूत्री विभाजन, जो कि बाइनरी फिजन जैसे हाइड्रा, अमीबा सब में होता है। डायरेक्ट डिवीज़न। इस तरह से हम लोग पढ़ें 3 प्रकार का सेल डिवीज़न है। टाइप ऑफ सेल कितने होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस डिवीज़न के बारे में, समसूत्री विभाजन के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल से। ओके, तो समसूत्री विभाजन जो होता है केवल जंतु एवं पौधे की कायिका कोशिका में होता है। यह सबसे पहले किसने बताया था? वाल्डेयर फ्लेमिंग ने 1889 ईस्वी में बताया था। समसूत्री विभाजन के बारे में वर्णन किया था। यह होता क्या है? बड़ी सेल में, जिसे बोलते हैं सोमैटिक सेल या कायिका कोशिका, इसी विभाजन को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और इसमें जुड़वा का निर्माण होता है, ट्विंस का निर्माण होता है। और इस प्रोसेस के विभाजन में, मतलब सेल डिवीज़न कोशिका के विभाजन में क्या होते हैं? क्रोमोसोम नंबर जो होता है, जो पुराना सेल का क्रोमोसोम नंबर मान के चले 46 है, और दूसरा जो नया बनता है तो उसका भी क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? 46 ही होते हैं। इसलिए कहा जाता है जो डॉटर सेल होता है क्लोन होता है मदर सेल का। रीज़न क्या है कि क्रोमोसोम नंबर सेम होता है न्यू सेल का, डॉटर सेल का मदर सेल से। ओके, इस तरह से मान के चलिए ये कोशिका है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? क्रोमोसोम इस तरह से 46 हैं। और ये 46 क्रोमोसोम दो न्यूक्लियस में टूटा, जिसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। इस प्रोसेस को बोलेंगे कैरियोकिनेस। क्या? न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस टूट गया एक न्यूक्लियस, इसे प्रोसेस बोलेंगे कैरियोकिनेस। अब ये दोनों न्यूक्लियस से साथ होते हुए जब जीव द्रव टूट के अलग हो जाएगा, दो सेल का नया न्यू दो सेल बन जाएंगे, उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्मा। जब डिवाइड होते हैं तब उसे बोलते हैं साइटोकिनेस। जो क्या बने? डॉटर सेल बने। किससे? मदर सेल से या पेरेंट सेल से, जिसका क्रोमोसोम नंबर 46 है। और जो नया सेल दो सेल बने, उसका भी क्रोमोसोम नंबर 46 है। मतलब यह क्या है? आइडेंटिकल है, यह ट्विंस है, इसी को बोलते हैं डॉटर सेल। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेल डिवीज़न है, यह कोशिका समसूत्री विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं। यह जो टूटता है, इसमें कितना प्रोसेस है या इसमें कितना फेज से ये होके गुजरता है, और इसमें कितना समय लगता है। एग्जाम्पल देखेंगे सेल डिवीज़न में, जैसे कि लिविंग सेल है, इसका हम लोग पढ़े थे कि क्रोमोसोम नंबर 46 है। जो नया सेल बनेंगे दो गो, उसका भी क्रोमोसोम नंबर 46 मतलब आइडेंटिकल होंगे। जैसे कि एक चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, वह जब बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ सेल डिवीज़न होता है। कौन सा सेल डिवीज़न? समसूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस सेल डिवीज़न बोलते हैं। मतलब बॉडी का जो ऑर्गन पार्ट है उसमें वृद्धि होता है सेल डिवीज़न के प्रोसेस से। मान के चलिए ये छोटा लीवर है बच्चे का, अब ये बड़ा एडल्ट का है, मतलब जवान युवा अवस्था में ये जो लीवर है साइज
आकार बड़ा हो गया। ये आकार बड़ा होने का कारण है कि जब बच्चा था उसमें मान के चले 1000 कोशिका था, तब ये जब बड़ा लीवर है, एडल्ट है मतलब युवा मतलब आदमी के, तो उसके जो होते हैं कोशिका में क्या होता है वृद्धि हो जाता है। मतलब मान के चलिए अब ये 1 मिलियन हो गए, ये क्या हो गया साइज में इसकी वृद्धि नहीं, मान के चलिए कोशिका बड़ा नहीं होता है, ये कोशिका टूट के एक कोशिका से नया कोशिका बनता है टूट के, उसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें क्या होता है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज नहीं करता, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। स्किन में भी यही प्रोसेस होता है, हार्ट मसल में भी होता है। एक होता है नर्व सेल, जब भ्रूण स्टेज में या एम्ब्रायो स्टेज में होते हैं, इसमें बोलते हैं इक्टोडर्म से जब बनते हैं नर्व सेल, उसके बाद जब ये सेल डिवीज़न में जब इंटर करते हैं ये क्या होते हैं न्यूरॉन सेल, वो परमानेंट इंटरफेज में ही अस्थिर हो जाते हैं, मतलब कांस्टेंट हो जाते हैं, आगे वह सेल डिवीज़न नहीं करते, इसी बोलते हैं जी नॉट फेज। और यह होता क्या है, दिस सेल डू नॉट डिवाइडेड फर्दर, ये जो होता है इनएक्टिव स्टेज हो जाता है, जिसे बोलते हैं क्वासेंट स्टेज या जी नॉट फेज। ये मतलब आप फर्दर जैसे कि मेटाफेज टेलाफेज में यह भाग नहीं लेता, इंटरफेज में मतलब परमानेंट इंटरफेज में ही यह पड़ा रहता है जीवन भर। ओके, ये एक्सेप्शनल है न्यूरॉन सेल। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सेल जो टूटता है विभाजन होता है, सबसे पहला आता है इंटरफेज, जो कि सबसे लंबा फेज होता है। इंटरफेज सब डिवीज़न में टूटा होता है, जिसे बोलते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज। और G1 फेज, S फेज, G2 फेज है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब कोई सेल बना, नया सेल बना, अब वो नया सेल रेस्ट करेगा, उसी को बोलते हैं G1 फेज में आता है। रेस्टिंग फेज किस में आता है, G1 फेज में। इसमें क्या करेगा, सेल रेस्ट करेगा, प्रिपेयर होगा, सेल डिवीज़न के लिए तैयार होगा और न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा, प्रोटीन ग्रो करेगा अपने आप को, और इट्स परफॉर्म इट्स फंक्शन बिफोर डिवाइडिंग। ओके, इस तरह से जीवन फेज के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इस तरह से हम लोग इंटरफेज के बारे में देख लिए, जिसमें जीवन फेज देखे। G1 फेज के बारे में क्या होता है, इसमें सेल रेस्ट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं, मतलब अपने आप को तैयार करते हैं सेल डिवीज़न फर्दर टूटने के लिए। ओके, और न्यूट्रिएंट लेते हैं और ग्रो होते हैं, अपने आप को मतलब बढ़ाते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस फेज, सिंथेसाइज फेज में क्या करते हैं। सिंथेसाइज फेज में जो होता है डीएनए को क्या करता है, रिप्लिकेट करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल होता है, कंडेंस होता है, इसे बोलते हैं सिंथेसाइज फेज। अब तीसरा जो फेज होता है इंटरफेज का, सेकेंड ग्रो फेज, इस समय क्या होता है फाइनली सेल तैयार हो जाता है मायोटिक फेज में जाने के लिए, माइटोसिस फेज में जाने के लिए फुल्ली तैयार हो जाता है। जिसमें अब हम लोग पढ़ेंगे मायोटिक फेज का सब डिवीज़न जो आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलाफेज। ओके, इस तरह से याद किया PMAT, जैसे पैरामेडिकल टेस्ट होता है ना, उस तरह से PMAT, पी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलाफेज। अगर मान के चलिए एक सेल का नया सेल निर्माण होने में 24 आवर लग रहे हैं, तो ये 23 आवर यहाँ से यहाँ तक, 23 आवर यहाँ कहाँ किस में रहेंगे, इंटरफेज में लगता है 23 आवर। बाकी जो 1 घंटा बचा वो मायोटिक फेज में जाते हैं, जिसमें भी सब डिवीजन होता है PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलाफेज। ओके, इस तरह से सेल डिवीज़न का ये साइकिल चलता है, समझे। इस तरह से सेल डिवीज़न साइकिल दिखा लिया। मेटा फेज दिखाएंगे, मेयोटिक फेज जो दिखाएंगे वो होंगे कैरियोकिनेसिस, जब न्यूक्लियस अलग होंगे, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, इस तरह से, ठीक है। ओके, तो ये मायोटिक फेज होता है जिसमें जिसे हम कैरियोकिनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होगा, केंद्रक अलग होगा, 2 केंद्रक बनेगा, एक केंद्रक से टूट के 2 केंद्रक बनेगा। वह कौन सा प्रोसेस से बनेगा, पहला होगा प्रोफेज साइकिल चलेगा, उसके बाद मेटाफेज साइकिल, उसके बाद एनाफेज एंड टेलाफेज। प्रोफेज मतलब पूर्वावस्था, मेटाफेज मतलब मिडिल में मध्य अवस्था में चला गया सेल, मतलब कैरियोकिनेसिस का। उसके बाद पश्चावस्था और होगा अत्यावस्था, मतलब फुल्ली मतलब लास्ट अवस्था। ओके, इस तरह से प्रोफेज भी होते हैं 2 सब डिवीजन में। पहला होता है शुरुआती का प्रोफेज और लेट मतलब अंतिम प्रोफेज। शुरुआती के प्रोफेज में क्या होता है, डीएनए जो मटेरियल है मोटा होता है या कंडेंस होता है, और जो सेंट्रोसोम होते हैं, इस तरह से जो सेंट्रोसोम देख रहे हैं ये जो होता है अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाता है, सेंट्रोसोम मूव्स टू अपोजिट पोल। और लेट प्रोफेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर अपीयर होता है, और इस कंडीशन में न्यूक्लियस के जो अंदर जो इस तरह से ग्रीन कलर का जो मतलब कवर करके रखा है, ये क्या होता है टूट जाता है, और EPR एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी,
मेम्ब्रेन्स न्यूक्लियर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, एक तरह से समाप्त हो जाता है, ये लेट प्रोफेज में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, पहला तो ट्रांजिशन टू मेटा, मतलब कि फिर सेल अब ट्रांजिशन करेंगे मतलब मेटाफेज अवस्था में आएगा। उसके बाद इन मेटाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं सब एक लाइन में मतलब सेंटर पे आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। और ये फुल्ली जो स्पिंडल फाइबर है इस तरह से सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम को बीच में ला देते हैं, जिसे इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। उसके बाद फेज आता है एनाफेज। एनाफेज में होता क्या है, जो क्रोमोसोम होता है आधा क्रोमोसोम ऊपर चला जाता है, आधा क्रोमोसोम नीचे मतलब पोल के पास चला जाता है। कौन लेके जाता है, स्पिंडल फाइबर जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, ये अपोजिट पोल पे ले जाता है, हाफ ऊपर हाफ नीचे जाते हैं। उसके बाद टेलाफेज आता है। टेलाफेज में होगा क्या, इसमें जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कहाँ न्यूक्लियस में आकर के ये स्थापित कर देते हैं, असेंबली ऑफ न्यू न्यूक्लियस मतलब न्यू केंद्रक आ जाते हैं। और सारा जो ऑर्गेनल थे, जो ईपीआर गोल्जी बॉडी जो कि मतलब एपियर डिसएपियर हो गए थे लेट प्रोफेज में, अब वो सारा आ जाएंगे इसमें किस फेज में, टेलोफेज में। रिपेयर ऑल ऑर्गेनल, जैसे कि हो गया आपका गोल्जी बॉडी हो गया, ईपीआर हो गया, जितना छोटा छोटा ऑर्गेनल था सब आप एपीए प्रेजेंट हो जाते हैं। ओके, इस तरह से अब हम सिर्फ बचा मतलब न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से टूट करके दो न्यूक्लियस बन चुका है, मेरा तैयार हो चुका है दो न्यूक्लियस। अब बचा है सिर्फ टूटना कि जीव द्रव को, और जीव द्रव को जो टूटता है उस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकिनेस। क्या बोलते हैं, साइटोकिनेस। इस तरह से ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल में इस तरह से होते हैं। जो बीज से जो टूटता है इसे बोलते हैं फ्रोइंग। इस तरह से देखिए दो न्यूक्लियस, दो जीव द्रव मतलब दो सेल बन गए, मतलब दो कोशिका निर्माण हो गया, नया कोशिका। इसी का जो क्रोमोसोम है कितना में 46, इसलिए इसे बोलते हैं पेरेंट का जो है क्लोन होता है। ओके, इस तरह से कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। ये मान के चलिए ये अपना क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहते हैं, और डीएनए रहते हैं सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम ये है, और ये है डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम जो कि बीच से जुड़ा रहता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से जुड़ा रहने के कारण इसे एक क्रोमोसोम बोलेंगे, जिसमें कि ये डबल क्रोमेटिन है, मतलब कि डबल स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम है, जिसमें क्या है डीएनए ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ डीएनए इसमें मतलब अमाउंट ज़्यादा होगा डीएनए का, और क्रोमोसोम नंबर सेम है। उसके बाद आता है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल जिसको बोलते हैं बॉडी सेल भी बोलते हैं, जिसमें कि ये जो सिंगल क्रोमेटिन है हाफ आते हैं मदर से, और सिंगल जो है हाफ आते हैं फादर से, तो दोनों मिलकर एक डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, जैसे कि बोलते हैं पेयर ऑफ 23 मतलब 23 क्रोमोसोम का जोड़ा, इसी को बोलते हैं सोमैटिक सेल। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे गैमेट्स। ये गैमेट्स का जो नाम है ग्रेगर मेंडेला ने दिया था, और ये गैमेट क्या होता है, सिंगल अनपेयर क्रोमोसोम होता है, ओनली 23 क्रोमोसोम होता है, और ये कैसे फ्यूज होता है विथ अनादर गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। ये गैमेट्स फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ओके, एक टर्म और हम लोग पढ़ेंगे एनेसोगेमी और हेट्रोगेमी। क्या होता है, एनेसोगेमी में होता है जो फीमेल का गैमेट होता है जिसे ओवम कहते हैं, और मेल का जो गैमेट होता है जिसे स्पर्म कहते हैं। ये फीमेल का जो गैमेट होता है इसमें साइज में बड़ा होता है किससे, मेल गैमेट से, इसी बोलते हैं एनेसोगेमी। 1 लाख टाइम साइज बढ़ाता है ओवम का स्पर्म से। उसके बाद होता है एनएसोगेमी। एनएसोगेमी क्या होता है, आइसोगेमी क्या होता है, इसमें जो होता है फीमेल गैमेट का और मेल गैमेट का जो होता है बराबर होगा क्या, गैमेट का साइज। ओके, आइसोगेमी में। उसके बाद हम लोग दूसरा सेल डिवीज़न पढ़ेंगे, मियोसिस सेल डिवीज़न। मियोसिस सेल डिवीज़न को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को जो नाम दिया था सबसे पहले फॉर्मर तथा मूरे ने 1905 ईस्वी में इसका नाम रखा था। मियोसिस विभाजन भी होता है कहाँ, रिप्रोडक्टिव सेल में। ये फॉर्मर तथा मूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था, और अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम खोज किया था विजमैन नामक वैज्ञानिक ने। परंतु इसका जो सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन, विस्तृत जो स्टडी किया था, इलाबरेट करके जो समझाया था, कब किया था, 1888 ईस्वी में स्ट्रॉसबर्गर ने। ओके, तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है केवल जनन कोशिका में, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो इस तरह से ये जो होता है जर्म सेल जो होता है मियोसिस फेज में
गुजरने के बाद गैमेट बनाते हैं। जर्म सेल क्या होता है, डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं जो कि मियोसिस फेज से गुजरने के बाद हाफ हो जाता है, जिसे हैप्लॉयड होता है, जिसे गैमेट का निर्माण करते हैं। और ये जो सेल डिवीजन है अर्धसूत्रीय स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है, जिसे रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। तो ये सेल डिवीजन उसी जो माइटोसिस के तरह से होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें दो तरह से होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 होने के बाद एक इंटरकिनेसिस होता है, उसके बाद मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस 1 जो होता है, मियोसिस 1 में भी जैसे कि माइटोसिस हम लोग पढ़े थे, उसमें जो फेज चला था इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलाफेज, तो इसमें भी उसी तरह से साइकिल चलेगा, जिसमें कि पहला चलेगा इंटरफेज, जिसमें आ जाएंगे आपका G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद आएगा मायोटिक फेज, जिसमें क्या आते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलाफेज 1, साइटोकिनेस 1। उसके बाद मियोसिस फेज 2 में भी इसी तरह जो है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलाफेज 2, साइटोकिनेस 2। ओके, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। जो इंटरफेज में होता है, हम लोग ने पढ़ा था इंटरफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को तैयार करता है सेल डिवीज़न होने के लिए। ये क्रोमेटिन डबल होता है इस समय, और अपने आप को मतलब प्रिपेयर करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज, और यह तैयार होता है, जिसे बोलते हैं रेस्टिंग फेज, जिसमें हम लोग पढ़े थे G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ओके, इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे प्रोफेज 1। इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस विभाजन का प्रोफेज 1 पढ़ेंगे। यह प्रोफेज 1 अर्धसूत्री विभाजन का सबसे लंबा प्रावस्था मतलब सबसे लंबा फेज होता है, जो कि यह 5 उप अवस्था मतलब 5 सब फेज में टूटता है। 5 सब फेज इसका चलता है, जिसे बोलते हैं लेजीपादीदी मतलब ली का मतलब लेप्टोनिन फेज, जेड वाई का मतलब जैगोटिन फेज, पी ए का मतलब पाइकेटिन फेज, डाई आई का मतलब डिप्लोटिन फेज, फिर डी आई का मतलब डाइकिनेसिस फेज। इस तरह से जो प्रोफेज 1 है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेल डिवीजन का 5 सब फेज में टूटा रहता है, जिसमें पहला आता है लेप्टोनिन। ओके, तो लेप्टोनिन में क्या होता है, इसमें जो थ्रेड, इसे बोलते हैं थ्रेड या रिबन, इसमें क्या होता है क्रोमोसोम उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई पड़ता है, जिसे क्या होता है क्रोमेनिमेटा कहा जाता है। और उसके बाद क्रोमोसोम क्या होता है द्विगुणित होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है इस समय लेप्टोनिन फेज में। उसके बाद आता है दूसरा आता है जेडवा, जिसे जाइगोटिन फेज बोलते हैं। जाइगोटिन में क्या होता है पेयर बनता है, एक जैसा क्रोमोसोम एक साथ होकर जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर क्या होता है ध्रुव पे जाना शुरू हो जाते हैं। ओके, उसके बाद जो प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण करने फलस्वरूप क्या होता है केंद्रक बड़ी हो जाती है, इस समय कौन जाइगोटिन फेज में, जिसे बोलते हैं पेयर फेज। इसमें क्या होता है पेयर बनाना स्टार्ट हो जाता। ओके, अब दूसरा आ जाता है पैकिटिन में हो जाता है या मोटा हो जाता है, ठीक, मतलब मेल और फीमेल डीएनए क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब बहुत अच्छी तरह से मिलता है एक दूसरे से, मतलब एक्स और वाई या एक्स मेल और फीमेल का। ओके, इस तरह से प्रत्येक जोड़ा जो होता है क्रोमोसोम छोटे और मोटे हो जाते हैं। इसमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं, और जो एक दूसरे से या तो एक जगह पर या एक से ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किए। और जहाँ पे क्रॉस करते हैं उसे बोलते हैं चिस्माटा, अर्थात इसमें चिस्माटा कहते हैं। ओके, और जीन जो विनिमय था मतलब एक दूसरे से जो मिक्सअप होता है, ये पैकेटिन अवस्था में ही हो जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो क्रॉसिंग ओवर हमेशा का होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब एक जैसा क्रोमोसोम, मतलब एक बॉडी से जो आया क्रोमोसोम होता है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है। 2 बॉडी का आया हुआ क्रोमोसोम एक दूसरे से मैच करता है। ओके, इसे ही बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, इसके बाद आता है डिप्लोटिन फेज। ये डिप्लोटिन फेज में होता है जो समजात गुणसूत्र होता है एक जैसा। समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, परंतु जो जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं। जैसे कि क्रोमोसोम जहाँ पर मिक्स हुआ उसके बाद अलग जो हुआ, जो अलग क्रोमोसोम है उसमें भी दोनों का करैक्टर आ जाता है, कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थान को क्या होते हैं काई में चाइस्माटा कहते हैं।
पहले भी बता दिए थे कि जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर करता है एक क्रोमोसोम दूसरे से, उसे बोलते हैं चाइसोमाटा। ओके, उसके बाद आता है लास्ट डाइकिनेसिस। डाइकिनेसिस इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक तथा केंद्रक कला लुप्त हो जाते हैं और स्पेंडल फाइबर अपीयर होने लगते हैं। इसके बाद इस तरह से होगा मेटाफेज 1, जिसमें क्या होते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोसिस फेज में हम लोग पढ़ लिए थे कि मेटाफेज क्या होता है। इस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम को इक्वेटर प्लेट पे लाते हैं, मतलब एक सीध में, इसी में क्रोमोसोम गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एनाफेज में हैप्लॉइड सेल बनते हैं, मतलब हाफ क्रोमोसोम ऊपर हाफ क्रोमोसोम नीचे चले जाते हैं, हैप्लॉइड। ओके, इस तरह से ये इमेज देख सकते हैं, ये इंटरफेज में है। ये इंटरफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम तैयार होते हैं, ये हुआ लेप्टोनिन फेज। उसके बाद आते हैं ये जाइगोटिन फेज है। जाइगोटिन फेज के बाद पाइकेटिन फेज है, ठीक है। उसके बाद है डिप्लोटिन फेज, डाइकिनेसिस हुआ। इस तरह से मेटाफेज 1 आएगा, एनाफेज 1 आएगा। टेलोफेज 1 में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस टूट के अलग होता है। उसके बाद आता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 चलेगा। इसी तरह से टेलोफेज 2 एंड साइटोकिनेसिस। इस तरह से एक सिंगल सेल से 4 सेल बनते हैं, 4 न्यू सेल बनते हैं। कब, कौन से सेल डिवीजन में, मेयोसिस सेल डिवीजन में, मतलब एक सिंगल पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। ओके, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से देखिए टेलोफेज 1 चले। टेलोफेज 1 में क्या होगा, ये ग्रीक वर्ड है या मेड अप, मतलब टेलो मीन्स होता है इंड, मतलब अंत। इस तरह से स्पिंडल फाइबर डी से अपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियस से अपीयर हो जाते हैं, सेंट्रियोल अपीयर हो जाते हैं। ओके, इस तरह से ये एक 46 क्रोमोसोम का था एक सेल, जिसमें कि बनने के बाद ये 23 बनेंगे, 4 क्रोमोसोम निर्माण होगा, 4 सेल का निर्माण होगा। ओके, इसी तरह से माइटोसिस मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज एंड टेलोफेज 2 होगा। इस तरह से मेटोसिस 2 जो होता है सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन के समान ही होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन में पेरेंट सेल के 4 डॉटर सेल का निर्माण होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे अब लास्ट सेल डिवीजन, जिसे बोलते हैं ये माइटोसिस या असूत्री विभाजन, इसे ही बोलते हैं बाइनरी फिजन या डायरेक्ट विभाजन। यह होता कहाँ है, बाइनरी फिजन, इसे बोलते हैं द्विखंडन या द्विभजन, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक ही व्यष्टि से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है, उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जिसमें बोलते हैं युग्मक जो गैमेट भाग नहीं लेते। अलैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होती है वे आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है। ओके, इस प्रकार के जो जनन से ज़्यादा संख्या एवं जल्दी जीव अपनी संतान को उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि निम्न कोटि के पौधे हो गए, जंतु में जिनके शरीर जटिल नहीं होते हैं, वह यह विभाजन शो करता है, बाइनरी फिजन शो करता है। ओके, एग्जाम्पल में जैसे कि हो गया आपका बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, क्लाइमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया, यीस्ट हो गया आदि, ये सब किससे विभाजन करते हैं, बाइनरी फिजन से। इस तरह से ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे बिहार पुलिस या दरोगा, बिहार दरोगा हुए या यूपी पीएससी हुए, उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जो जीवाणु होते हैं कैसे ग्रोथ करते हैं, तो किससे करते हैं, बाइनरी फिजन के द्वारा। पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, क्लाइमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना, यीस्ट, ये आदि किससे करते हैं, बाइनरी फिजन से। ओके, इस तरह से बाइनरी फिजन, जैसे कि ये हो गया आपके अमीबा हो गया, इस तरह से अमीबा टूट करके नया से अमीबा बनते हैं बाइनरी फिजन के अकॉर्डिंग। फिर बाइनरी फिजन होते हैं मल्टी फिजन, जिसमें क्या होता है एक ही अमीबा से एक बहुत सारे अमीबा तो मतलब बनते हैं, नया बनते हैं, उसी बोलते हैं मल्टी फिजन। ओके, तो अमीबा में बहुविखंडन, मल्टी फिजन, जैसे कि ये एक अमीबा हुआ है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस डेवलप होके एक से अधिक मल्टीपल फॉर्म में 10, 20, 40 इस तरह से रहते हैं, और वह एक साथ निकलते हैं और वो नया अमीबा का निर्माण करते हैं, इसे बोलते हैं संतति अमीबा। ओके, उसके बाद होता है मुकुलन। मुकुलन भी एक प्रकार का लैंगिक जनन है, जो जनक के शरीर से धरातल से कलिका फूटने या परिवर्धन निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। यह भी होता है एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन, बडिंग इन यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यीस्ट हो गया। यीस्ट में शरीर या कायिका कोशिका के ऊपर किसी भी भाग से एक या एक से ज़्यादा कंद रूपी बल्ब लाइक उभार निकलता है। उसके आभार को मुकुल या बड कहते हैं। जैसे कि ये यीस्ट हुआ, इस तरह से ये उभार निकले, उसे क्या बोलते हैं? बड। ऐसे से बड फिर से पुनः अलग होकर के नया युगलिना नया यीस्ट बनाएंगे। ओके, ये होंगे क्या? एक कोशिकीय जीवों में बडिंग, एग्जाम्पल में यीस्ट। उसके बाद बहुकोशिकीय जीवों में क्या होते हैं? बडिंग, मुकुलन। बहुकोशिकीय में बडिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रा, स्पंज, ये क्या करते हैं? बडिंग करते हैं। ये बडिंग का मतलब है एक ही शरीर से उसका पार्ट डेवलप होकर वृद्धि होकर के फिर से नया हाइड्रा बन जाते हैं। जैसे ये एक हाइड्रा है, इससे एक पार्ट परिवर्धित होकर के फिर से अलग होकर के एक नया हाइड्रा का रूप ले लेता है। इसी को बोलते हैं मुकुलन या बडिंग। ओके, एक तीसरा होता है अपखंडन या पुनर्जनन, फर्गामेंटेशन और रीजनरेशन। इस प्रकार के जनन में क्या होता है? जीवों का शरीर किसी कारणवश से प्राकृतिक या नेचुरल मतलब प्राकृतिक एवं कृत्रिम दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग अपने खोए भाग को विकास कर पुनः विकसित हो जाते हैं। इसे बोलते हैं अपघटन या फर्गामेंटेशन या रीजनरेशन। ये किसमें होता है? प्लेनेरियम या स्पायरागोरा में। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं बीजाणु जनन, स्पोर रिलेशन और स्पोर फॉर्मेशन। निम्न श्रेणी के जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। इस प्रकार के विभाजन में सूक्ष्म थैली जैसे बीजाणु धानियाँ का निर्माण होता है। इनके भीतर छोटे छोटे गोल संरचना बनती है जिन्हें बीजाणु या स्पोर कहा जाता है। ओके, ये किस में होता है? राइजोपस में। ओके, राइजोपस में बीजाणु जनन के द्वारा डिवीजन होता है। उसके बाद आते हैं पौधे की कायिका परिवर्धन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर को कोई कायिका या वर्धी भाग वेजिटेटिव पार्ट जैसे जड़, तना, पत्ती आदि जैसे उससे विलय होकर परिवर्धित होकर एक नया पौधे का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं पौधे में कायिका परिवर्तन। जैसे कि ये एक आलू है, आलू के भाग को काट करके जब ज़मीन में ऐसे मतलब रोप दिया जाता है तो फिर से नया आलू हो जाते हैं। इस प्रकार से पौधे के जो कायिका परिवर्धन होता है, आलू का ये कंद है, आलू के एक टुकड़े से नए पौधे के निर्माण को क्या कहते हैं? पौधे में कायिका का परिवर्तन। यह किस किस में होता है? ऑर्किड में होता है, अंगूर, गुलाब एवं सजावटी पौधे में। ब्रायोफाइलम की पत्तियां द्वारा कायिका परिवर्धन, ये है ब्रायोफाइलम, पत्तियां द्वारा क्या होता है? कायिका परिवर्तन। ये एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं ब्रायोफाइलम। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स, अनुवांशिकता, जो कि हमारा टॉपिक था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात उनके जनकों से उनके संतान में संचरित होते हैं। ऐसे गुणों को ही क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण, हेरिडेटरी कैरेक्टर या पैतृक गुण। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मूल गुणों का संचारण करते रहते हैं, जिसे बोलते हैं अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? हेरिडेटरी। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन अनुवांशिकी या जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। ओके, तो जेनेटिक्स का मतलब होता है उसमें क्या पढ़ा जाता है? अनुवांशिक गुण और उसकी विभिन्नता के बारे में पढ़ा जाता है। इस तरह से यह जेनेटिक्स के एक होते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं? किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। और होता है फेनोटाइप, फेनोटाइप या लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे कहते हैं लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं अनुवांशिकता के पिता कौन थे? फादर्स ऑफ जेनेटिक, ग्रेगर जॉन मंडेला, जो कि ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। देश के ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। इन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक अनुवांशिक की नींव रखी। यह अपने बगीचे में मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोग के निष्कर्ष को उन्होंने 1886 ईस्वी में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने मटर के जो वैरायटी होते हैं उसके गुण, जैसे कि मटर के जो पौधे होते हैं
एक लंबा पौधा होता है, एक बौना पौधा होता है, एक गोलकार बीज वाला पौधा होता है, एक झुर्रीदार बीज, एक पीले रंग वाले बीज तथा हरे रंग वाले बीज का पौधा होते हैं। तो इस प्रकार जो उसमें जो इस तरह से ग्रेगर और मंडेला जो थे, जो सबसे लंबे लंबे जो मटर के दाने के जो पौधे थे उसे टी से शो किया, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी से, और जो बौने पौधे थे उसे स्मॉल टी से शो किया, और दोनों से एक संकर नस्ल बनाया जिसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब एक लंबा और एक बौना दोनों का गुण है, उसे बोलते हैं संकर नस्ल। इसे पीढ़ी को क्या बोलते हैं, पी जनक पीढ़ी। अब ये संकर नस्ल से पौधे जो उगाए या तो वह लंबा होंगे या वह बौना होंगे, इसे बोलते हैं F1 पीढ़ी। इस तरह से जो लंबे हुए और संकर नस्ल हुए बौने हुए उसका अनुपात जो था जीन प्रारूप का क्या होता है 1:2:1, और लक्षण प्रारूपी जो होते हैं लंबे और बौने क्या होते हैं 3:1। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कभी कभी। ओके, इस तरह से हम लोगों ने सेल डिवीज़न का पार्ट पढ़ा। आगे हम लोग इसका छोटा हुआ पार्ट पढ़ेंगे क्रोमोसोम पार्ट 2 में। ओके, प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स भारत स्टडी। थैंक यू वेरी मच।